जो चालुक्य वंश है या सोलंकी वंश के बारे में जो हम है वो अपना क्लास कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कुमारपाल के बड़नगर अभिलेख में, बड़नगर अभिलेख कह सकते हैं, प्रशस्ति कर सकते हैं, प्रशस्ति में हमें इनकी जो उत्पत्ति का जो साक्ष्य देखने को मिला है वह चालुक्य से, यानी कि आप देखेंगे कि जो ब्रह्मा के चालुक्य आदि कमंडल से इनकी उत्पत्ति का साक्ष्य हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इस वंश की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। दूसरा जो हमें साक्ष्य देखने को मिलता है वो अग्निकुंड से हुई है, जो कि राजपूतों की उत्पत्ति के मतलब कह सकते हैं राजपूतों में से एक हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इस वंश का एक और भी हमें जो उदाहरण है वो देखने को मिल जाता है कि इस वंश की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा के पुत्र जो थे अग्नि उनसे हुई है। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि यह जो वंश है वो चंद्रवंशीय कह सकते हैं कि क्षत्रिय के रूप में जो है वो अपनी जीविका निभाते हैं, ये अपने आप में दिखता है। उसके बाद आप देखेंगे इनकी जो राजनीतिक हमें केंद्र देखने को मिलता है, राजनीतिक कह सकते हैं केंद्र के रूप में जहाँ पे इनका हमें मुख्य स्थान देखने को मिलता है वो हमें दक्षिणी गुजरात की एक मृगुकच्छ नामक एक जगह, यानी कि आज के अगर हम आज के शासनकाल में देखें उसे भड़ौच के नाम से जानते हैं, तो गुजरात के भड़ौच में जो है वो स्थित था। उसके बाद हम देखेंगे इस वंश का जो हमें पहला शासक देखने को मिला है वो मूल राज प्रथम देखने को मिला है, जिसका टाइम पीरियड हमें 941 ईस्वी से लेकर के 955 ईस्वी तक का जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे इस वंश का जो संस्थापक है वो मूल राज प्रथम है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इस वंश का संस्थापक है। और जो इस वंश का जो मैं पहला जो कह सकते हैं कि किस वंश की पतनशील अवस्था जो थी उसके जो लाभ है उसको उठाते हुए इन्होंने अपने कह सकते हैं कि अपने स्वतंत्र राज्य की जो है स्थापना की है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला इनका जो हमें प्रतिहार और जो राष्ट्रकूट शासक है उनके पतनशील अवस्था का जो है लाभ उठाते हुए आप देखेंगे कि सरस्वती घाटी में मूल राज प्रथम ने अपने इस वंश की जो है वो नींव डाली है। उसके बाद आप देखेंगे इनकी माता के बारे में देखेंगे कि इनकी माता जो है अहिलवाड़ा की चालुक्य वंश की कन्या थी और इनके जो पिता थे वो एक कह सकते हैं कि प्रतिहारों के जो है वो सामंत के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आप देखेंगे इनके जो पिता है वो प्रतिहारों के सामंत के रूप में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला इनका जो हमें संघर्ष देखने को मिलता है वो हमें इनका चौहान व लाट के चालुक्य वंश के साथ इनका जो हमें पहला संघर्ष है वह देखने को मिल जाता है। तो चलिए अभी मैंने इनके बारे में मैंने आपको बताया, तो आप एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो भीम देव प्रथम हमें देखने को मिले हैं, ये आप देखेंगे कि जो हमें मूल राज देखने को मिले हैं उनके बाद हमें ये एक कह सकते हैं उनके बाद जो एक कह सकते हैं दो शासकों का जो हमने नाम देखा था, उसके बाद उनके बाद ये हमें दूसरे शासक देखने को मिलते हैं इस वंश के, यानी कि आप देखेंगे कि यह इस वंश का सबसे ज्यादा जो है वो प्रतापी शासक था और सबसे ज्यादा योग्य शासक हमें देखने को मिल जाता है। इसने कचूरी वंश के शासक कर्ण के साथ मिल करके जो हमें परमात और भोज के शासक थे उनको इन्होंने हराया था और उनकी जो राजधानी हमें देखने को मिली है, उनकी जो एक प्रसिद्ध नगरी जो देखने को मिलती है धारा नगरी को लूटा था। इस लूट को इन्होंने जब लूटा था तो हमें ऐसा वर्णन देखने को मिला है कि इस लूट की जो रकम हमें देखने को मिलती है वो कर्ण ने अपने पास रख ली थी, और इसी कारण से आप देखेंगे कि जो भीम प्रथम है और कर्ण के बीच में एक हमें युद्ध देखने को मिल जाता है। तो जो युद्ध होता है इस युद्ध को जो है वो भीम प्रथम जो है वो उस युद्ध में विजयी रहता है, तो हमें इसके बारे में ये जानकारी देखने को मिल जाती है। भीम प्रथम ने एक सिंधु पर एक बांध का जो है वो निर्माण करवाया था। आप देखेंगे कि निर्माण कार्य जो है वो हमें इसके दो तीन जो है वो महत्वपूर्ण जो निर्माण कार्य है वो देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे कि आजू पर्वत के क्षेत्र के एक जो शासक थे जिनका नाम मैंने बताया था कि धनदुक, इनको इसने परास्त किया था इसके शासनकाल में। आप देखेंगे इसके शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण जो हमें घटना देखने को मिलता है वो 1025 में जो हमें गजनवी के शासक थे महमूद गजनवी, उनका आक्रमण जो भारत पे हुआ है 1025 में, तो वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे जो है वो आक्रमण करते हैं और वहां से सारा रकम लूटते हैं और उसके बाद उस कैसे मंदिर को जो है सोमनाथ मंदिर को वो पूरी तरह से ध्वस्त करने का जो है वो प्रयास करते हैं। हालांकि उसके बाद आप देखेंगे कि सोमनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर हुआ है तो इसको जब लूटा है तो ऐसा कई इतिहासकारों ने या कह सकते हैं हमें ऐसा कई से लेख हमें देखने को मिले हैं जहाँ पे ऐसा कहा गया है कि भीम जो द्वितीय था यानी कि भीम जो प्रथम था वो अपने राज्य से भाग गया था। लेकिन ऐसे हमें एक हमें विद्वान देखने को मिले हैं जिनका हमें ये स्टेटमेंट देखने को मिला है कि भीम प्रथम ने 3000 मुसलमानों का जो है वो सर काट दिया था, सर कलम कर दिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि जो मंदिर सोमनाथ की जो प्रसिद्ध सिद्ध मंदिर था वहाँ का गुजरात का, उसका जो निर्माण है जो पहले ईंटों से और पत्थरों से ईंटों और लकड़ियों से हुआ था, तो उसका जो पुनर्निर्माण है वो भीम प्रथम ने एक बार फिर से करवाया, एक मजबूती तरीके से करवाया और इस बार जो करवाया वो पत्थर से करवाया था। तो हमें इसके बारे में ये जानकारी देखने को मिलता है। यह एक कह सकते हैं कि धर्म सहिष्णु था, तो इसने जैन मंदिर के लिए भी एक निर्माण जो करवाया है, जिसने आबू पर्वत पे एक आपको मिलेंगे जैन सामंत, आबू पर्वत पे आप देखेंगे दिलवाड़ा के पास इन्होंने आबू पर्वत पे आदिनाथ का जो प्रसिद्ध हमें शिव मंदिर देखने को मिला है आबू पर्वत पर, उसका जो है निर्माण इन्होंने हमें 1031 ईस्वी में इन्होंने करवाया था। तो इस कारण से आप देखेंगे इन्होंने एक जो सिंधु नदी पे बांध का निर्माण करवाया है। उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया है जो कि महमूद गजनवी ने लूटा है। इन्होंने एक कह सकते हैं कि जो आदित्यनाथ का हमें कह सकते हैं प्रसिद्ध जो आबू पर्वत पे हमें जैन मंदिर देखने को मिलता है उसका निर्माण करवाया है। इसी कारण इतिहासकारों ने भीम प्रथम को एक महान निर्माता के रूप में जानते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि इन्हें एक महान निर्माता के रूप में हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनके बारे में ये सारी बातें हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे इनके एक पुत्र हमें देखने को मिले हैं, यानी कि इनके बाद हमें जो एक अगला शासक देखने को मिले हैं उनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिला है
वो हमें इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे इनका जो नाम है वो लिख देता हूँ। तो आप देखेंगे कर्ण है, कर्ण। इनके बाद जो एक हमें एक अगले शासक इस वंश के देखने को मिलते हैं वो कर्ण है। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1064 से लेकर के 1094 ईस्वी तक का देखने को मिला है। 1064 से 1094 ईस्वी तक का टाइम पीरियड जो है वह देखने को मिला है। तो हमें इनके बारे में ये जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। यानी कि अब जो हमारा अगला शासक है वो कर्ण है, और कर्ण के बारे में हम जो सारी बातें हैं वो देखेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं तक रहेगा। आपने अगर चालुक्य वंश के जो मैंने आपको बताया था कि जो मेरी और भी क्लास हुए हैं, वेगी के चालुक्य और गुजराती संगम की जगह वेगी के चालुक्य जो हमें देखने को मिले हैं, सोलंकी के चालुक्य देखने को मिले हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कल्याणी के चालुक्य में देखने को मिले हैं। तो आप इन सभी का जो है वो मैंने पहले से ही जो क्लास है वो रिकॉर्ड कर रखा है। हालांकि मैंने इसको बाद में रिकॉर्ड किया क्योंकि ये जो वंश है वो हमें लगभग राजपूत वंश से रिलेटेड देखा, जैसा कि मैंने अभी आपके उत्पत्ति का साक्ष्य जो है वो मैंने बताया, इनकी जो उत्पत्ति है वो हमें राजपूत वंश से रिलेटेड देखने को मिलती है, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा अलग जो है वो रखने का जो है वो प्रयास किया। हालांकि चालुक्य वंश हमें 4 देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला हमें वेगी का चालुक्य और कल्याणी का चालुक्य, उसके बाद जो हमें कह सकते हैं कि जो वेगी के चालुक्य, आंध्र के चालुक्य और हमें जो गुजरात के चालुक्य हैं। ऐसे में 4 जो चालुक्य हैं वो देखने को मिलते हैं। हमने 3 को पहले पढ़ रखा है और चौथे का जो है आज हमारा जो है वो क्लास था। तो आज की क्लास को जो है हम यहीं तक रखेंगे। अब कल की जो हमारी क्लास होगी वो कर्ण के ऊपर होगी और कर्ण के बारे में हम सारी बातें देखेंगे, और उसके आगे की जो क्लास होगी वो हम इस प्रकार से देखते हुए चलेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। चलते हैं। जय हिंद।